नमस्कार। मैं और मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। टॉपिक है कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की लिस्ट सौंपी। आप कहेंगे सर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यह परंपरा आज से नहीं है, यह परंपरा बहुत पुरानी है। और 1 जनवरी को ही यानी फर्स्ट, जिस दिन आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, उसी तारीख को भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की लिस्ट सौंपते हैं। यह एक समझौते का परिणाम है। 1988 में किया गया यह समझौता था। 31 दिसंबर 1988 को यह समझौता किया गया कि हम दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों का जो लिस्ट होगा, जिसमें यह भी लिखा होगा कि वो परमाणु ठिकाना कहाँ पर है, किस अवस्थिति में है, यानी कि पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ। केवल ये नहीं कि नाम लिख देना है ये है और इतने परमाणु रिएक्टर्स हैं, ऐसे नहीं, कहाँ पर हैं वो भी बताना है। ठीक है, वैसे ही समझौता 31 दिसंबर को हुआ था 1988 में, लागू हुआ 27 जनवरी 1991। और इसके हिसाब से, इसी समझौते के हिसाब से प्रावधान यह किया गया कि कैलेंडर की पहली तारीख को हम दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे नाम के साथ कि कहां पर क्या ठिकाने। MEA यानी हमारी विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया कि यह 35वां संस्करण था, यानी इससे पहले 34 हो चुके थे और ये 35वां संस्करण था। ठीक है, अब यहां पर आता है प्रश्न कि आखिर ये आदान प्रदान किया क्यों जाता है, वो भी पाकिस्तान जैसे एक कहा जाए दुश्मन मुल्क के साथ। तो देख लीजिए, चाहे कोई भी मुल्क हो, जब भी युद्ध होता है तो प्राय यह देखा गया है कि परमाणु हथियार बहुत बड़े विध्वंसक का रोल अदा कर सकते हैं यदि किसी देश के पास हो। मान लेते हैं किसी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, फिर भी यदि वहां पर कोई परमाणु ईंधन से बनता हुआ या परमाणु यूरेनियम से बनता हुआ कोई बिजली कारखाना हो और पता चला वहां पर बम्बार्डिंग हो गया, तो यह दोनों देश के लिए हानिकारक हो सकता है। मान लेते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में भारत का कोई परमाणु रिएक्टर हो जिससे बिजली उत्पादन होता हो, खासकर राजस्थान में, और वहां पर यदि पाकिस्तान हमला करता है तो भारत में तो भयानक तबाही होगी ही, पाकिस्तान में भी संक्रमण चल जाएगा। यही वो मेन चीज है कि युद्ध के समय कोई देश दूसरे देश के परमाणु ठिकानों पर हमला न कर दे, जिससे पता चलेगा कि बहुत बड़ी संख्या में नागरिक मारे जाएंगे। तो इसी को दूर करने के लिए ऐसा किया गया था। 1988 में यदि यह समझौता हुआ तो इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि उस समय भारत के पास परमाणु हथियार नहीं थे और न पाकिस्तान के पास उस समय तक परमाणु हथियार आए होंगे। इसलिए इससे यह स्पष्ट होता है कि इस लिस्ट में जब हम परमाणु ठिकानों का लिस्ट देते हैं तो उसमें परमाणु हथियार नहीं होते हैं। क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इतना आप जान लीजिए, जब दोनों एक दूसरे को लिस्ट सौंपते हैं तो इसमें ना परमाणु हथियारों की कोई जो परमाणु हथियार होते हैं उसको प्रतिष्ठान का न बताया जाता है कि हम परमाणु हथियार कहाँ रखे हैं, न ये होता है कि कितने परमाणु हथियार मेरे पास में है और कहाँ कहाँ है। ये लिस्ट में नहीं है। और इस बात को भी जान लीजिए, इसमें एक बात और भी है कि यह समझौता जो है, इसकी यह बायलैटरल समझौता है, यानी द्विपक्षीय समझौता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो एजेंसी है वो इसकी देखरेख नहीं करता है इस समझौते का, या उसको रेटिफाई नहीं करता है। यह केवल बायलैटरल है। ठीक है, और बहुत बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस ढंग से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए, उसके बाद भी यह समझौता आज भी चालू है। यह अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। चलिए आते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज दिया जाता है, यानी भारत क्या चीज मुहैया कराता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान क्या चीज मुहैया कराता है भारत को। सबसे पहले जरा समझ लीजिए इस चीज को। इसमें परमाणु रिएक्टर्स जो खासकर बिजली वगैरह बनाते हैं या कोई आइसोटोप बनाता है, वो सबकी सूची शामिल की जाती है। परमाणु रिएक्टर कहां पर है, मान लेते हैं उसमें यूरेनियम से या प्लूटोनियम से जो परमाणु ऊर्जा बन रही है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उसके लिए, रिसर्च के लिए या प्लूटोनियम उत्पादन के लिए कोई रिएक्टर है तो उसकी सूची शामिल की जाती है। इसमें रिएक्टर का नाम दिया जाता है, किस शहर में है वह दिया जाता है। फिर यह भी बोला जाता है
कि वो ऑपरेशनल है यानी चालू अवस्था में है या नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये इसलिए भी आता है कि युद्ध के समय पता चला आपने उस रिएक्टर पर गलती से हमला कर दिया तो बहुत बड़ी संख्या में रेडिएशन होगा और लोग मारे जाएंगे। दूसरा इसमें आता है स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है, यानी मान लेते हैं परमाणु ईंधन या जो कचरा होता है जिसको आप रेडियो एक्टिव कचरा कहते हैं वो, या कोई अदर टाइप का फ्यूल रॉड, मान लेते हैं क्रिप्टन या बोरोनियम जो यूज किया जाता है, वो जो जमा रहता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। वाजिब है इन पर, इस जगह पर भी अटैक से क्या हो सकता है, रेडिएशन फैल सकता है, क्योंकि इन सब में परमाणु रिएक्टिव एलिमेंट्स होते ही हैं। अब यहां पर जान लीजिए, यदि ये बात जरा आप समझ सकते हैं कि यदि परमाणु स्टोरेज फैसिलिटी पर को भी यदि देश एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि भारत ने नूर खां बेस पर क्यों अटैक कर दिया, जो माना जाता है कि जहां पर पाकिस्तान ने वहां पर परमाणु हथियार रखे। तो मैं फिर आपसे बात बोल देता हूं, भारत ने यदि नूर खां बेस पर अटैक किया, जो माना जाता है कि पाकिस्तान का वहां पर अमेरिका के विमान तो थे ही, साथ ही साथ वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी भी था या न्यूक्लियर बम होने की पूरी संभावना थी, तो मैं फिर आपसे कह दूं इसमें हथियार शामिल नहीं है। और यदि आप हथियार कहीं पर रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे को न बोला जाता है और न यहाँ पर कोई है कि जहाँ पर हथियार है वहाँ आप नहीं युद्ध के दौरान किसी भी ढंग का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है, ठीक है। इसलिए भारत ने नूर खां बेस पर अटैक किया था, ठीक है। अब आइए आगे, तीसरा है रिसर्च फैसिलिटी। रिसर्च फैसिलिटी में हो सकता है कि विश्वविद्यालय भी आ जाए, वो भी आ सकता है, कोई परमाणु भौतिकी संस्थान है वो भी आ सकता है ना, रेडिएशन मेडिकल रिसर्च वो भी आ सकता है। तो ये सब भी चीजें, ये हथियार तो नहीं बनाती है लेकिन ये सहयोग जरूर करती है, चाहे हथियार बनाने में हो या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हो। तो ऐसे रिसर्च सेंटर पर भी हम साझा करते हैं, इसमें जो हम परमाणु ठिकानों का जो लिस्ट दिया जाता है उसमें साझा करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज, यानी जो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट है वो इनरिच फैसिलिटी, जिसमें यूरेनियम 238 235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो ये सब भी वो चीज आते हैं जो प्लांट होते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो आपने इस बात को समझा कि इसमें क्या शामिल किया जाता है 1988 से लगातार, और इसमें बाकायदा इन सब चीजों को सबको शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें परमाणु हथियारों की न संख्या बताई जाती है और न ही परमाणु हथियार जहां पर रखे गए ठिकाने वो इसमें शामिल है। क्या शामिल था वो बता दिया गया। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।